गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 12 पी ब्लॉक का नाइट्रोजन फैमिली का टॉपिक नाइट्रिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी को आज हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रिक एसिड के बनाने का मेथड जो है वो आपको लास्ट वीडियो में समझाया गया था, उसी के आगे का टॉपिक है ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का मुख्यतः जो उपयोग है वह ऑक्सीकारक के रूप में होता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के रूप में नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। क्योंकि जब नाइट्रिक एसिड का डिसोसिएशन होता है तो उससे ऑक्सीजन निकलती है और वह ऑक्सीजन किसी भी दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने का काम करती है, इसलिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ सबसे अधिक ऑक्सीकारक के रूप में ही होता है। अब नाइट्रिक एसिड चूँकि दो प्रकार के होते हैं, डाइल्यूट यानी तनु और कॉन्सेंट्रेट यानी सांद्र, तो इसका डिसोसिएशन भी अलग अलग प्रकार से होता है। जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का डिसोसिएशन होता है तो वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटता है और नवजात ऑक्सीजन के रूप में एक मॉलिक्यूल निकलता है, एक एटम निकलता है और जल प्राप्त होता है। लेकिन जब डाइल्यूट यानी तनु नाइट्रिक अम्ल का ऑक्सीकरण कराया जाता है और इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर जो तनु नाइट्रिक अम्ल है वह नाइट्रिक ऑक्साइड में टूटता है। साथ ही साथ यहाँ से देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में निकला था कॉन्सेंट्रेट में, लेकिन डाइल्यूट में ये नाइट्रिक ऑक्साइड में निकलता है। इसके जो ऑक्सीजन हैं वो ज़्यादा मात्रा में नवजात ऑक्सीजन के रूप में चले जाते हैं। तो तनु के साथ जब क्रिया होती है तो उससे नवजात ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा निकलती है और नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब तो इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए कि सांद्र और तनु इनका डिसोसिएशन कैसे हो रहा है और उससे कौन सा कंपाउंड निकल रहा है। सांद्र है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तनु है तो नाइट्रिक ऑक्साइड। अब एक अलग बात ये भी हो जाती है कि जो डाइल्यूट है, डाइल्यूट की भी कंडीशंस होती हैं, 20%, 10%, 6%, इस प्रकार से स्थितियां इसकी बता दी जाती हैं। तो अगर इसे 6% की अगर कभी बात आ जाए तो 6% है तो यह नाइट्रिक ऑक्साइड की जगह पर फिर अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है। वो आगे आपको रिएक्शंस में बताया जाएगा कि किस स्थिति पर क्या बनता है, लेकिन मुख्यतः इन्हीं दो भागों में ये डिवाइड होता है। अब आइए इसकी क्रिया देखते हैं हम लोग। तो चूंकि इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में होता है तो यह विभिन्न तत्वों यौगिकों का ऑक्सीकरण करता है। तत्वों में बात करें, तत्व दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अधातुओं से। तो अधातुओं से जब नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराई जाती है तो वह अधातुओं का किस प्रकार से ऑक्सीकरण करता है, आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहला है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। तो अर्थात जब कार्बन की इस नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है, एक चीज़ और ध्यान दें कि चूँकि ये जो अधातु होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं और कम क्रियाशील होने के कारण इनकी क्रिया जो है वो कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से कराई जाती है। ये ध्यान रखें कि जो अधातु होते हैं वो कम क्रियाशील होने के कारण इनकी जो क्रिया है नाइट्रिक अम्ल के साथ में वो कॉन्सनट्रेटेड यानी इसके साथ कराई जाती है। तो कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल से जब कार्बन की क्रिया होती है तो ये नाइट्रिक अम्ल जो है, ऊपर आपको बताया गया है कि नाइट्रिक अम्ल NO2 में टूट जाता है, H2O में टूट जाता है और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ये जो यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है, नवजात ऑक्सीजन, यही नवजात ऑक्सीजन इस कार्बन को ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडाइज करके कार्बन इस ऑक्सीजन से क्रिया करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड बदल देता है। अब चूंकि यहाँ पर एक ही दिखा रहा था और यहाँ लग दो रहे हैं तो उसके लिए कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समीकरण को बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर 2 नाइट्रिक अम्ल से 1 निकला था, तो अगर यहाँ पर 4 हो जाएं तो यहाँ पर
2 ऑक्सीजन निकल जाएंगे और वही 2 ऑक्सीजन कार्बन से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। तो देखिए यहाँ पर 4 इसलिए लगाया गया था बैलेंस करने के लिए। तो कार्बन की जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया हुई तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल NO2 में टूट गया, जल में टूट गया और कार्बन डाइऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरह से सल्फर का सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो जब सल्फर है तो जब इसका डिसोसिएशन होगा, ऊपर जैसा कि बताया गया है NO2 में डिसोसिएशन होगा, H2O में डिसोसिएशन होगा और इससे नवजात ऑक्सीजन भी निकलेगा। ये जो नवजात ऑक्सीजन है, ये नवजात ऑक्सीजन इस सल्फर से क्रिया करके इसे SO2 में चेंज करता है, सल्फर डाइऑक्साइड में बदलता है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से जो जल निकलता है उस जल के साथ में, चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय होता है और जल से बहुत जल्दी क्रिया कर लेता है, जल बहुत जल्दी घुल जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इस जल में घुल करके इसे H2SO4 में बदल देता है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात यहाँ से जो ऑक्सीजन निकला उसने इस सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज किया और वही सल्फर डाइऑक्साइड जल से मिलकर के सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाता है। बाकी सेम आपको वैसे ही जो कंपाउंड निकल रहा था कि NO2 और H2O, इक्वेशन फिर बैलेंस कर लिया गया। तो सल्फर की जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं फास्फोरस का फास्फोरिक अम्ल में। फास्फोरिक एसिड, तो जब फास्फोरस का ऑक्सीडेशन कराया जाता है नाइट्रिक अम्ल के साथ में, तो नाइट्रिक अम्ल के साथ जब इसकी क्रिया होती है तो जैसा अभी पहले ही बताया जा चुका है कि नाइट्रिक अम्ल NO2 में टूट गया, H2O में निकल गया, अब बचा ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन जो है वो इससे क्रिया करके उसे पहले फास्फोरिक ऑक्साइड में बदलता है और वो जल के साथ क्रिया करके उसे फास्फोरिक एसिड में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर जब फास्फोरस की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होती है तो फास्फोरिक एसिड प्राप्त होता है H3PO4। नेक्स्ट आयोडीन का आयोडिक अम्ल में, सेम वैसे ही यहाँ पर भी है, जब आयोडीन की क्रिया HNO3 से कराई जाती है तो NO2 निकल गया, H2O निकल गया और जो आयोडीन है यहाँ पर वो आयोडीन ऑक्सीजन और जल से क्रिया करके उसे आयोडिक अम्ल में चेंज करता है, आयोडिक एसिड में चेंज कर देता है। इस तरह से अधातुओं की जब नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया होती है, और कौन से नाइट्रिक अम्ल, कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड यानी गाढ़ा वाला। तो कॉन्सनट्रेट जितने भी यहाँ पर ये नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल में सभी कॉन्सनट्रेटेड के साथ ही रिएक्ट करेंगे। कि जितने भी नाइट्रिक एसिड लिए गए हैं वो सब कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हैं और उसकी जब नॉन मेटल से क्रिया कराई गई है तो उसका कंपाउंड प्राप्त हो जाता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होता है और कंपाउंड बन जाता है। ये तो बात हो गई अधातुओं की। अब इसी तरह से तत्वों में कुछ धातुएं भी आती हैं। तो देखिए धातुओं, ये तो अधातुओं से का ऑक्सीकरण हो गया। अब धातुओं से क्रिया, तो धातुएं चूंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी आपने पढ़ा हुआ है और विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये बताया गया है कि कुछ धातुएं जो होती हैं वो क्रियाशील होती हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं और कुछ धातुएं जो होती हैं मध्यम क्रियाशील हैं, वो भी हाइड्रोजन से ऊपर हैं। कुछ धातुएं जो होती हैं वो कम क्रियाशील होती हैं जो कि हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं। तो यहाँ पर धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर नाइट्रिक अम्ल के साथ में उनकी क्रियाएं भी अलग अलग प्रकार से होती हैं, स्थितियां भी अलग अलग हैं। तो आइए उनको देखते हैं। तो सबसे पहले उन धातुओं से जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है अर्थात क्रियाशील है। तो जो क्रियाशील हैं उनकी अगर हम यहाँ पर हम क्रिया कराएं तो सबसे पहले हमने मेटल लिया हुआ है जिंक। तो जिंक की देखिए यहाँ पर 3 की स्थितियाँ दिखाई गई हैं। एक 70% कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल के साथ में है, एक 20% डाइल्यूट और हॉट है यानी पतला भी है और गर्म भी है, और एक 6% है कोल्ड है और डाइल्यूट है यानी ठंडा है और तनु है। तो ये भी तनु है, ये भी तनु है, लेकिन ये थोड़ा सा गर्म है
ये ठंडा है, तो अलग अलग स्थितियों पर इनकी क्रियाएं भी अलग अलग होती हैं। कोई भी मेटल जब नाइट्रिक एसिड से क्रिया करेगा तो वह तुरंत ही उस मेटल के नाइट्रेट में बदल जाएगा। ये आप दिमाग में रखिए कि किसी भी मेटल की क्रिया अगर नाइट्रिक अम्ल से कराई जाएगी तो वह मेटल उसके नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। कोई भी मेटल हो XYZ जो क्रियाशील है, वो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करने पर उसे तुरंत नाइट्रेट में बदल देगा, जल निकाल देगा। हर एक स्थिति पे जल निकलेगा, मेटल का नाइट्रेट बनेगा। अब बात केवल यहाँ पर आती है कि सह कंपाउंड कौन सा निकलेगा, जो को प्रोडक्ट है वो क्या निकलेगा। तो को प्रोडक्ट जो है वो इसके आधार पर निकलता है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा, अगर डाइल्यूट है तो नाइट्रिक एसिड निकलेगा, लेकिन अलग कंडीशन से। यानी अगर यहाँ पर 40-45% अगर है डाइल्यूट तो ये निकलेगा, लेकिन अगर कम डाइल्यूट है यानी 20% है तो N2O निकलता है। अगर 6% मैंने और भी अगर पतला है तो अमोनियम नाइट्रेट निकलता है। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं इनकी, ये ध्यान रखेंगे आप। बस केवल इसमें यही मेन चीज़ आपको देखनी है, बाकी सारे कंपाउंड एक जैसे ही बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कॉन्सनट्रेटेड 70% कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की क्रिया जब जिंक से कराई तो उस मेटल का नाइट्रेट यानी NO3 से क्रिया करके मेटल का नाइट्रेट बन जाएगा, अर्थात जिंक नाइट्रेट बन गया। यह है जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट प्राप्त हो गया। अब चूंकि कॉन्सनट्रेटेड है तो अभी आपको बताया था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जैसा यहाँ टूटा हुआ था उसमें टूट जाएगा, प्लस जल में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से जब धातु की 70% सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराई तो जिंक नाइट्रेट प्राप्त हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल गया। अब इसी की 20% डाइल्यूट यानी पतला है लेकिन गर्म भी है, उसके साथ जब इसकी क्रिया कराई तो जिंक नाइट्रेट निकल गया। और अब NO2 की जगह पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था उसकी जगह पर N2O निकलता है। क्या निकला? N2O। और साथ में जल जैसे बना था जल भी प्राप्त हो गया। इक्वेशन खाली आपको बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस की जो प्रक्रिया है जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करते बैलेंस आपको आएगा नहीं। तो बैलेंस करने के लिए इक्वेशंस को आप कंटिन्यू कॉपी में लिखिए बार बार, और उसे अपने हिसाब से अपने तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करें, क्योंकि बैलेंसिंग कभी रटी नहीं जाती और ना वो कभी याद हो सकती है। उसे तो आप इक्वेशन को देख करके ही बैलेंस कर पाएंगे, इसलिए उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इस तरह से जब 6% कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की जब जिंक से क्रिया कराई जाएगी तो जिंक नाइट्रेट बनेगा, और अब अमोनियम नाइट्रेट परिवर्तित हो जाता है। तो इन बातों को कहीं पर आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे ध्यान से, ताकि फॉरएवर आपको याद रहे कि सांद्र अगर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तनु है लेकिन वो तनु 30% से एबव है, 30% से ऊपर का अगर डाइल्यूट दिया हुआ है तो NO बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अगर 20% है तो N2O बनता है, और अगर 10% है या उससे कम है तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है। ये आप कहीं भी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो बट आज के लिए केवल इतना ही है। अभी मेटल्स ये तो भी केवल एक स्टार्टिंग की है, बाकी जो मेटल्स है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाए जाएंगे। मेटल्स की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा। बहुत सारे मेटल्स हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वाले भी हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले भी हैं, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।